दोस्तों, आपने कुछ 1-2 महीने से सुना होगा कि गवर्नमेंट के और जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें काफ़ी मतभेद चल रहे हैं। एक दूसरे के संबंध में तरह-तरह की टिप्पणियाँ दे रहे हैं, जिसमें कानून मंत्री जो अपने किरण रिजिजू हैं, उन्होंने बोला कि अगर कानून मंत्री अगर जुडिशियल सिस्टम में कुछ बोल नहीं सकता, तो क्या एक पोस्ट मास्टर का भूमिका नहीं रह जाएगा उसका? दोस्तों, हमारे देश में जो अपने देश की व्यवस्था है संविधान की, वो 3 जो प्रणाली है उस पे आधारित है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और संविधान में तीनों को बहुत ही क्लियर रूप में डिफाइन किया गया है कि तीनों का अलग-अलग कार्य क्या है। और ये भी बताया गया है कि कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है? यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन जब कोई भी संस्था दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करती है, तो ये देश के संविधान के लिए या देश की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और सारा जो मतभेद या इश्यू जो है यहीं से शुरू होता है। जब भी देश जो होता है, जब देश में मजबूत सरकार होती है तो समस्याएं ऐसा नहीं होती है। लेकिन जब भी देश का जो शासन ऐसे पार्टी या ऐसे इंसान के हाथ में होता है जो उतना पावरफुल नहीं होता, इन द सेंस ऑफ कि वो उनके पास अपना सिंगल बहुमत नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट होते हैं। और तब ऐसी जो प्रणाली है या ऐसी जो विधायिका या जो भी संविधान के अलग अलग क्षेत्र के एक दूसरे में प्रवेश करने का, एक दूसरे में हस्तक्षेप करने का शुरुआत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर की फैमिली में अगर कोई जो आपका प्रमुख है वो अगर कमजोर होता है तो लोग उसकी बात नहीं सुनते। सारा कहानी यहीं से सुनता है। मैं ये बात आपको इसलिए बोला कि आप ताकि समझ सके आसानी से। अब ये जो भारत का संविधान लिखा गया, तो भारत के संविधान में 124 2 और आपको 217 ये दोनों आर्टिकल में बताया गया है कि जो जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट हैं या उनका ट्रांसफर है वो कैसे किया जाता है। 217 के हिसाब से हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके तबादले कैसे होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये बताया गया है। और 124 के तहत ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होगी और उनके ट्रांसफर कैसे होंगे। अब जब ये सारा निर्धारित किया गया तो उसमें एक शब्द है कि राष्ट्रपति जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सीनियर जज और सीजेआई जो है, उनकी कंसल्टेंसी यानी कि उनके परामर्श से वो जजों की नियुक्ति करते हैं। अब ये परामर्श एक ऐसा शब्द है जिसको अलग अलग तरीके से समय समय पर डिफाइन किया गया, और सारी समस्याओं का जड़ यही परामर्श ही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो हर चीजों में, अपने मामले में, हर जगह पे, जैसे कि विधायिका से, अपने संसद से सब पूछता है कि मतलब कोई भी, आपने देखा होगा कि राफेल के केस में भी वो बोलते थे इंटरफेरेंस उनका हो जाता है, या नोटबंदी हुआ तो उसमें भी उनके सवाल हो जाते हैं कि हमको बताइए। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हमारे कार्य में या हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। मतलब वो दुनिया से सबसे ऊपर समझने का प्रयास करते अपने इन विचारों से या अपने इन कार्यों से। अब 1950 से लेकर 1973 तक ऐसी एक व्यवस्था थी जिसमें कि जो सीनियर मोस्ट जज होते थे उनको सीजेआई बनाया जाता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। और ये हाई कोर्ट में भी यही चलन था।
लेकिन जब 1973 में, आपको पता है जब सरकारें कमजोर होती, मैंने पहले ही बोला था, 1973 में 6 सीनियर जजों को छोड़कर एन रॉय को सीजेआई बनाया गया। तब से ये समस्या का शुरुआत हुआ। ठीक ऐसे ही हुआ मिस्टर बेग को 1977 में 10 ऐसे सीनियर जज थे, उनको पीछे छोड़कर और उनको सीजेआई बनाया गया। अब वहां से जो सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नमेंट में वहां से क्लैशेस शुरू हो गए या मतभेद शुरू हो गए। और बाद में मिस्टर गुप्ता के जो 1982 का जो केस चला और उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई आखिर ये विवाद तो हल होना चाहिए ना, कि भाई आखिर जो प्रेसिडेंट है वो क्या बाध्य है सीजेआई के परामर्श लेने के लिए, कि उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो सीजेआई का या जजों का परामर्श ले और उसके बाद उसके हिसाब से निर्णय करे या नहीं करे। तो बाद में 1982 में इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो अपने विवेक से ही इनका जो जजों का चुनाव करेगा। हाँ, जो परामर्श है वो ले सकता है, लेकिन वो परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जब यही कोर्ट का फैसला 1993 में आया तो ये पूरे जो फैसला आया था उसको पूरा उलट के फैसला आया। उसमें ये था कि नहीं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो मैंडेटरी है कि वो सीजेआई क्या बात को माने, उसको मानना ही पड़ेगा। अगर जो परामर्श सीजेआई देंगे या जज देंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसी हिसाब से जजों की नियुक्ति या ट्रांसफर होगा। ये 1993 में ये बात आई और उस समय ये बताया गया कि सीजेआई और उनके साथ 2 सीनियर जज होंगे जो राष्ट्रपति को परामर्श देंगे और राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य होंगे, मैंडेटरी होगा राष्ट्रपति को। उसके बाद इस पे काफी चर्चा हुआ, इसका विवाद हुआ। उसके बाद 1998 में अब ये आया कि नहीं, सीजेआई के अलावा 4 ऐसे सीनियर जज होंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह देंगे, और लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंडेटरी होगा सीजेआई का बात मानना। और इसी ग्रुप को कॉलेजियम की नाम रखा गया या कॉलेजियम की श्रेणी में रखा गया है। यही कॉलेजियम है। अब इसके हिसाब से क्या हुआ, अब इस पे तरह तरह के आरोप लगने लगे कि आप देखिए आज के हिसाब से 27 ऐसे जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसमें से 6 ऐसे हैं जिनके पिता जो है सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कॉलेजियम में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप आरोप लगाते हैं कि पॉलिटिशियन या कोई भी संस्था अपने बच्चों को आगे करती है, तो ये कम से कम जो न्यायालय है भारतीय, वो इस दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकती। क्योंकि मैंने आपको बताया आज के तारीख में 27 ऐसे जज हैं जिनके बेटे, जिनके 6 ऐसे लोग हैं जिनके पिता सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। तो आप समझ सकते हैं ये व्यवस्था कैसी है। अब इसको तोड़ने के लिए 2014 में 99 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें बोला गया कि नहीं, इसमें 6 लोग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज सीजेआई होंगे, 2 उनके साथ जज होंगे सीनियर मोस्ट, और एक कानून मंत्री होंगे, और 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको विपक्ष के नेता सीजेआई और प्रधानमंत्री मिलकर चुनेंगे। लेकिन इसको बोला गया एनजेएसी, जिसका मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन 2015 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और बताया कि नहीं, जब तक कॉलेजियम सिस्टम है तब तक गवर्नमेंट
प्रेसिडेंट बाध्य है सीजेआई की या जजों, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात मानने के लिए। अब यहां से बात इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट अपनी बात रख रही है। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मान लो कि ये जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये जुडिशियल प्रक्रिया नहीं है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जजों की नियुक्ति की जो प्रणाली है, इसमें ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है कि ये एक जुडिशियल सिस्टम है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। और इसकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई। अब किरण रिजिजू बोलते हैं कि नहीं, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जज बोलते हैं कि नहीं, ये कोलिजियम सिस्टम जब तक है, अगर आपको कुछ बनाना है तो वो अलग से कानून लेकर आइए, उसके बाद देखेंगे, लेकिन जब तक ये कोलिजियम सिस्टम है तब तक। अब ये कोलिजियम सिस्टम बनाया कैसे? ये कोलिजियम सिस्टम संविधान के अंतर्गत नहीं आता, कहीं संविधान में इसका वर्णन नहीं है। ये न्यायालय, जुडिशियल सिस्टम के द्वारा बनाया गया हुआ है, तो ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, संवैधानिक प्रणाली नहीं है कोलिजियम सिस्टम, जिसका संविधान में कहीं वर्णन है। दोस्तों, मैं सारे जितने भी, इसको आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके, इतर हटके आप देखिए कि कोई भी नेता हो, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य का, आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी के बारे में गलत भी बोल सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा आज के न्यूज में चलता रहता है, चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, तरह तरह के लोग इतना गिरे हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके विषय में, और ये बोलते हैं कि हमारा बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरे को बोलने का अधिकार है। लेकिन आप न्यायालय के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप देश के किसी भी संस्था, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल सकते हैं, कैग के खिलाफ बोल सकते हैं, सीबीआई, ईडी, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। आप पूरी आजादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन एक ऐसा व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली, जिसके विषय में आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने की आजादी नहीं है। ऐसा क्यों? क्या आपसे गलती नहीं होती? क्या आपके ऊपर बोलने का लोगों को अधिकार नहीं होना चाहिए? अब ये सारे जो अभी कभी कोई की सरकार होगी, कभी किसी का सरकार होगा, ये किसी पार्टी का विषय नहीं है। मैं दोस्तों आपके ऊपर छोड़ता हूं, और आप बताइएगा कि जब देश का कोई भी संस्था और कोई भी व्यक्ति पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कुछ भी बोलने की आजादी है, लेकिन न्यायिक प्रणाली पे बोलने की आजादी क्यों नहीं है? उनकी व्यवस्था में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोल सकते, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ऐसा क्यों? आप सब जानते हैं कि कोलिजियम के हिसाब से कितने ऐसे जजें हैं जिनके भाई भतीजा जो हैं इस सिस्टम के द्वारा जज बने हुए हैं, अपने स्थान पाए हैं जुडिशियल सिस्टम में। तो इनके, मैं नहीं कह रहा हूं गलत है या सही है, लेकिन इनको भी कोई तो देखना चाहिए, किसी के प्रति तो उत्तरदायी होना चाहिए इनको, कि ये सबके विषय में बोल सकते हैं, सबके कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। ऐसा क्यों? और मैं सारे पार्टी को बोलता हूं, आज किसी और की सरकार है, कल आप सरकार में रहोगे, आपके साथ भी ऐसा होगा। जब आप कोई कार्य करना चाहोगे और जुडिशियल सिस्टम जो है आपके कार्य में हस्तक्षेप करेगा, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जब उस समय आप कोई भी कदम उठाने का प्रयास करोगे, तो जो विपक्ष में बैठा होगा वो ऐसे ही आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, और ये व्यवस्था हमेशा निरंतर चलती रहेगी। जैसे आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार को कभी, मैंने काफी टाइम से देख रहा हूं, 40-50 से ज्यादा सीट नहीं आता, लेकिन
चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, सबसे ज्यादा सीट पाते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। उसमें फायदा किसका होता है? दो आदमी के लड़ाई में किसको फायदा हो रहा है? नीतीश कुमार को। वैसे ही अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है, इसकी लड़ाई में कौन फायदा उठा रहा है? जज उठा रहे हैं। वो उत्तरदायी नहीं बन पा रहे हैं कि अगर उनको भी लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। जैसे सारे नेता हो या कोई भी संस्था अगर जवाब देने के लिए बाध्य है, आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कर सकते? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते? उनके कोई कार्य को आप आलोचना क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा कि कोलोजियम सिस्टम है क्या और क्यों इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। अभी हम जो होते हैं टेम्पोररी, जो भी हमारा टेम्पोररी लगाव होता है और टेम्पोररी जो हमारा विचार होते हैं, जहां हमारा जो हम देखते हैं फायदा हमारा क्या है, अभी तत्काल में क्या फायदा आ रहा है, उस हिसाब से निर्णय करते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते कि इन द फ्यूचर कोई हर आदमी अगर राजनीति कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी खोला है, तो वो चाहता है कि गवर्नमेंट या सत्ता चलाए। लेकिन जब वो सत्ता में आएगा तो उसको यही चीजों का सामना करना पड़ेगा, यही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जब इनके कार्य में एक न्यायालय का हस्तक्षेप, मतलब जिसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो होने लगेगा। क्योंकि संविधान सबको अलग अलग पावर बताया है और ये भी डिफाइन किया है कि एक दूसरे के कार्य में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कार्यपालिका कर नहीं रहा है। आप देखिए, देश में राष्ट्रपति हैं जो प्रथम नागरिक, उनके ऊपर कैसे कैसे शब्दों का हम प्रयोग करते सुने हुए हैं। प्रधानमंत्री के बारे तो सुने हैं, राष्ट्रपति के बारे में सुने हैं, लेकिन आप इनके विषय में आप कुछ नहीं बोल सकते। दोस्तों, मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि आप समझने का प्रयास कीजिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि सत्ता चलाना है तो जो सिस्टम है, जो संविधान है, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक तत्कालिक फायदे के लिए अपना भविष्य जो है एक गलत मोड़ पे या गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो, क्योंकि कल भी आपको वही जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि बीजेपी ने किसी चीज को पहले क्लेम किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आज वो कर रहे हैं, तो आज विपक्ष में बैठे लोग बोलते हैं कि आप तो जब विपक्ष में थे तो ऐसा बोलते थे। तो कम से कम आप ऐसा मत करो कि कल को आपके हाथ में सत्ता का वागडोर है तो आप करना चाहो और जो विपक्ष में बैठा रहे ऐसे ही रोकता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में जिसमें मैं एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा किसी समस्या को कि आखिर ये समस्या क्या है। मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, आप ओपिनियन देखिए, समझिए और सुन के समझने का प्रयास कीजिए। लगे तो आप गूगल कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। धन्यवाद।